दफ़ा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज़ आई, तो मैंने कहा ये क्या, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर ऊ, तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं। काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। शहबाज साहब ने ये जापानी जो एहतजाज का तरीका है उसकी वजाहत फरमाई है। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में भी इसको राइज कर लें तो शायद सड़कों के ऊपर जो धींगा मुश्ती होती है उसको कम करने में मदद मिल जाए। सबसे पहले शहबाज साहब को ख़ुद अपनी जमात के ऊपर ये इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए, जहाँ इन्हें एहतजाज करना हो पूरी जमात खड़ी हो जाए और ऊ करना शुरू कर दें, काफ़ी ठीक लगेगा। लेकिन आज के जो प्रोग्राम के हमारे पास 2-3 इशूज़ हैं। जो फ़ौजी अदालतों से जिन लोगों को सज़ाएँ हुई थी उनमें से 19 को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर माफ़ कर दिया गया। हमने जब ये मामला शुरू हुआ था तो उस वक्त इसी प्लेटफॉर्म से समा से ही कहना शुरू किया था कि स्टेट को इन लोगों को पार्डन कर देना चाहिए। पार्डन का तरीका क्या होता है कि आप उसके जुर्म का तयन करते हैं, बाद में रियासत उसकी माफ़ी दे देती है, क्योंकि ये एक सियासी अमल था जिसके नतीजे में ख़राबी पैदा हुई। ख़राबी ऐसी थी जो कानून तोड़ने के मुतरादिफ थी। रियासती इमारतों के ऊपर चढ़ दौड़ने का इशू था, बाज़ इमारतों के ऊपर आग लगाई गई। तो उसमें कम से कम वो लोग जो संगीन किस्म के किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं हुए। संगीन से मुराद ये है कि अगर किसी ने किसी शख्स की जान ले ली या किसी फ़ौजी एहलकार को या पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज़ख्मी कर दिया तो वो तो माफ़ी ऐसी है कि जो शायद काफ़ी मुश्किल से मिले। लेकिन बाकी मामला ऐसे हैं कि आप किसी बिल्डिंग में घुस गए हैं या उसके करीब जाके आपने ऐसी हुल्लड़बाजी की है जो कानून तोड़ने के मुतरादिफ है, तो उसको आपको रियासत को बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए माफ़ सिर्फ इसलिए कर देना चाहिए कि इससे मुल्क जुड़ा रहे, वहाँ पोलराइजेशन की फ़िज़ा ना पैदा हो। तो मैं इसी इशू के ऊपर जो मौजूदा आर्मी चीफ़ है उसको कहूँगा कि शाबाश, आपने ये दुरुस्त काम किया जो इन 19 लोगों को माफ़ी दी। जो बाकी लोग हैं उसमें से भी मैक्सिमम को माफ़ कर देना चाहिए। ये माफ़ करना रियासत का बड़ापन होगा, रियासत छोटी नहीं पड़ेगी बल्कि इससे यकजहती का इजहार होगा। तो मैं इसको दोबारा कहूँगा वेरी वेल डन। इस प्रोसेस को मज़ीद आगे लेकर चलिए। दूसरा जो सबसे बड़ा आज का पूरी कौम की नज़रें लगी हुई हैं वो हुकूमती कमेटी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी के मुज़ाकरात थे। जब लास्ट टाइम मीटिंग का आगाज़ हुआ तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो सिर्फ असद कैसर थे, बाकी उनकी इत्तेहादी जो थे वो मौजूद थे, लेकिन PTI से और कोई मौजूद नहीं था। आज PTI मौजूद थी इजलास के अंदर। हामिद खान जो पाकिस्तान में नहीं है, उनके अलावा बाकी तमाम लोग मौजूद थे। मुतालबात जो उन्होंने सामने रखे वो सियासी कैदियों की रिहाई था बशमूल इमरान खान, और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए एक जुडिशल कमीशन का क़याम है। दोनों मुतालबात उन्होंने दोहराए, लेकिन उससे आगे मामला चला नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें बानी PTI या इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए टाइम चाहिए। तो ये मुज़ाकरात एक दफ़ा तो हुए थे। तो आज मुलाकात का जो हम सोचते थे कि पेशरफ्त होगी, उतनी पेशरफ्त हमारे सामने आई नहीं। मुझे ज़ाती तौर पर इसका अफसोस हुआ है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट के मुतरादिफ नहीं होना चाहिए, ये प्रोसेस आगे चलना चाहिए था। तो आज ये चीज़ें इन्हें तहरीरी तौर पर मेज़ पर रखते, हुकूमत का जवाब आता, उसके ऊपर इमरान खान से कंसल्ट करते और फिर 1 या 2 और नशिस्तों में मंतकी इंजाम तक पूरा प्रोसेस पहुंच जाता। तो मैं आगाज़ इसी से आज के प्रोग्राम का करूंगा कि आज वो पेशरफ जो हम सारे इंतज़ार में थे कि हो जाए, वो हुई क्यों नहीं। जो इस्लाम में हमारे साथ हैं बिलाल अज़हर कियानी साहब, रहनुमा है PMLN से, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं DSNG के ऊपर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, जो MWM के सरबराह भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी भी हैं। राजा नासिर अब्बास साहब, आप ही से प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। आज हमारी नज़रें थीं आपके ऊपर कि आज हमें कोई अच्छी खबर आप सुनाएंगे, लेकिन आज पेशरफ्त वो हो नहीं पाई। वजूहात क्या थी इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया। देखें, दूसरी मीटिंग भी हुई है, खुशाइंद है। मुज़ाकरात हमेशा सब्र के साथ आगे बढ़ते हैं, जल्दबाजी नहीं होती उनके अंदर कभी भी, ना उससे कामयाबी होती है ना उनमें उसको कोई फ़ायदा होता है। तो मेरे ख्याल में जो हमारी पिछली मुलाकात खान साहब के साथ हुई थी वो एक कम्फर्ट माहौल में नहीं हुई थी। वहाँ तो बैठने की जगह भी नहीं थी सबकी, और उसको वक्त भी बहुत लिमिटेड था। उस वक्त हमने आके बाहर इस तरह की बात नहीं की ताकि कोई बदमज़गी ना फैले या अदम इत्मीनान ना हो। तो उसमें बहुत कम वक्त भी था और उसके अलावा जगह नहीं थी मुनासिब, और बंद कमरे में थी। तो मेरे ख्याल में इसके लिए एक मुनासिब माहौल हो जहाँ ज़्यादा ना बातचीत हो सके, और जो
कहना चाहता है, कोई दिल के खुले। अल्लामा साहब, लेकिन मुतालबात आज भी वही थे जो ज़ुबानी तौर पर आपने दोहराए इजलास के अंदर, तो मुतालबात को तो आपको कम से कम तहरीरी तौर पर मेज़ पे रख देना चाहिए था, ताकि जब अगली दफ़ा आप बैठे तो हुकूमती कमेटी अपना जवाब लेकर आती। आपने तो वो भी तहरीरी तौर पर नहीं रखे आज। देखें, जब हुकूमती कमेटी भी, उसको भी मेरे ख्याल में जब हम बैठे हैं बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, और उन्होंने पहले जो वादा किया था मुलाकात कराई, उम्मीद है आइंदा भी मुलाकात हो जाएगी। और उस दौरान पंजाब के अंदर जो ज्यादतियाँ हो रही हैं MNAs के ऊपर, MPAs के ऊपर, वो भी रुक जाएंगी, लोगों की जमानतें भी होना शुरू हो जाएंगी, जो अननेसेसरी डिले किया जा रहा है। अच्छी बात है। हुकूमती कमेटी ने ये वादा किया है, क्या हुकूमती कमेटी ने ये वादा किया है कि पंजाब के अंदर जो लोग ज़ेरे हिरासत हैं या जो छापे मारे जा रहे हैं उसमें नरमी की जाएगी? क्या हुकूमती कमेटी ने ये वादा किया आपसे? मेरे ख्याल में उन्हें ऐसे करना चाहिए, वादा करें या ना करें, उन्हें ऐसा करना चाहिए। देखें, इस तरह से उन्होंने कहा या बहुत अहम यह है कि अवाम, मेरी बात सुन लें, अवाम का राय देना बहुत ज़रूरी है, उनकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है। लिहाजा जो मैं समझाऊं, मुझे उम्मीद है कि उनकी तरफ से एक पॉजिटिव इकदाम होंगे, और क्या उधर से ऐसा इशारा मिला सपोर्ट करने के लिए बरती जाएगी, अच्छे इकदाम होंगे? अल्लामा साहब, इसका हाँ या ना में आपको उम्मीद है पड़ेगा, क्या उधर से ऐसा इशारा मिला कि देखिए आप, मैं कह रहा हूं कि उम्मीद है कि नरमी बरतेंगे इंशाल्लाह। आप चलाएं जी, अल्लामा साहब की बड़ी खबर ये चलाएं कि पंजाब में नरमी बरती जाएगी, ये पुरुम्मीद है। आज की मुलाकात के बाद हमारे साथ शौकत यूसुफजई साहब भी हैं PTI से। शौकत यूसुफजई साहब, आपकी जमात की क्या पोजीशन है? आपके इत्तेहादी राजा साहब तो, अल्लामा साहब तो बड़े पुरुम्मीद हैं, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, उम्मीद तो है, इसीलिए तो मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर उम्मीद ना होती तो फिर तो मुज़ाकरात ही ना होते। आज की जो बात है वही अपनी बात उन्होंने दोहराई है, और चूंकि पहले कमेटी के पूरे मुमरान नहीं थे, इस दफ़ा सारे थे, जिस तरह हामिद खान साहब तो नहीं है श्रीलंका में, लेकिन बाकी लोग जो है वो सारे मौजूद थे, और अच्छी बात है, अच्छे माहौल में बातचीत हुई, और कमेटी को भी कॉन्फिडेंस हुआ। और जो राना सनाउल्लाह साहब की जो बात आई, अली मीन गंडापुर जो इस मुज़ाकरात में तो उमर अयूब लीड कर रहे हैं, साथ अली मीन गंडापुर भी हैं, क्या दोनों को इमरान खान का पूरा मैंडेट हासिल है कि वो जाके जो बात करेंगे उसके ऊपर बाद में तहरीक इंसाफ अमल दरामद करेगी? देखें, ये तो पहले से ही तय हुआ है ना कि जो मुज़ाकरात होंगे, जो भी बात आएगी वो इमरान खान के साथ डिस्कस ज़रूर होगी। ये उनको आगाह कर दिया गया है, जो हुकूमती कमेटी है। और इसी तरह जो हुकूमत के मामलात हैं, जिस तरह अब्बास साहब ने खुलकर तो नहीं बताया ना कि पंजाब में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वो जो कमेटी के लोग हैं वो भी आगे जाके अपने जो बॉसेस हैं उनको बात पहुंचाएंगे कि जी ये उनका डिमांड है और हम चाहते हैं कि ये हो जाए या ना हो जाए, लेकिन ये खुद फैसला कोई भी नहीं कर सकेगा। ये मैं आपको बता दूं, चाहे वो उस तरफ की कमेटी हो या इस तरफ। लेकिन पंजाब में अल्लामा साहब ने तो खुल के नाम नहीं लिए, लेकिन मेरे ख्याल में तो सीधा उसका जो पहला मरहला है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद और कुछ ऐसे जो लोग पिछले 1.5-2 साल से ज़ेरे हिरासत हैं उनके मुकदमात कायम रखें, लेकिन उनको रिहा कर देना चाहिए। मुकदमात चलाएं, जब सज़ा होगी तो सज़ा हो जाए। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर की इब्तिदा तो इसी से होनी चाहिए। शौकत यूसुफज़ई साहब, इसके ऊपर क्या अमली तौर पर आपको कोई नून लीग से कोई हाँ या ना में जवाब मिला उनसे? देखें, मेरे ख्याल से हुकूमत के लिए बड़े इम्पोर्टेंट मौका भी मिला है उनको, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो सब कुछ हो रहा है ना, ये मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए हो रहा है। तो मुल्क की मईशत जो है वो सियासी इस्तेहकाम के बगैर बेहतर हो नहीं सकती है। सिर्फ कर्जों से मुल्क चलाया नहीं जा सकता, आवाम को 1 रुपये की रिलीफ हम नहीं दे सकते। तो डेफिनेटली हुकूमत के ऊपर प्रेशर तो है, वो माने या ना माने। वो तो ये कहते हैं हम पे कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन प्रेशर तो है। तो ये बहुत सारी चीजें जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अच्छा, अली मीन गंडापुर ने आज मुज़ाकरात के बाद एक स्टेटमेंट भी दी है, वो आपको सुनाके गुफ्तगू बढ़ाते हैं। दिखाएगा अली मीन गंडापुर ने क्या कहा। देखिए, जब मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बनी हैं तो जाहिर बात है रवैया तो ऐसा है कि मसाइल का हल चाहते हैं। हुकूमत जो है अगर वो बैठी है तो जो भी हुकूमत के बाकी जितने भी इदारे हैं या हुकूमत के साथ एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार होता है और पाकिस्तान में है, तो जाहिर बात है उनकी आबादी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि उनकी तो अपनी जो कैद दी गई थी तो वो मुकम्मल हो गई थी, इसलिए उनको रिहा किया गया। लेकिन उसमें कुछ मुझे आ रही है, मैं चूँकि पहले एक मीटिंग में था, वहाँ सीधा इधर आया हूँ, तो कुछ 1 महीना किसी का ज्यादा या काम था उसमें, अगर उसमें उनको छोड़ा गया है तो अच्छी बात है। अगर कोई भी नादानी की वजह से या जज्बात की वजह से ऐसा काम करता है तो उसको सजा
और गोलियां मारना हल नहीं है। और रियासत जो है वो माँ होती है, माँ का किरदार ये है कि वो अपने बच्चों को पालती है। मुझे लग रहा है कि आज वही वक्त है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। बिलाल अजहर कियानी साहब, आप बताइए, कुछ नरमी बरतेंगे पीटीआई के साथ? जहनी तौर पर आमादा हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए? कुछ लोगों को आज फौज ने अच्छा काम किया, मैं फिर कहूँगा आर्मी चीफ को कि शाबाश शाबाश, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करिए, इंकरेज करना चाहिए ताकि ये मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन है ना, इसमें कमी लाई जा सके। लेकिन पीटीआई वाले जो पंजाब में आपने पकड़े हुए हैं वो आपके कब्जे में है, पंजाब पुलिस ने नरमी बरतनी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जी कि आज एक खुशाइंद बात है कि एक बड़े अच्छे माहौल के अंदर एक मुलाकात हुई। आई थिंक जस्ट मेयर ऑप्टिक्स के इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे वहाँ पे बैठे हुए थे, पीटीआई की दूसरी साइड पे बैठे हुए थे, स्पीकर साहब एक मीटिंग चेयर कर रहे थे और एक अच्छे माहौल में दूसरी नशिस्त हुई। ये इट्सेल्फ एक खुशाइंद बात है। आई थिंक आवाम ये इस तरह का ही माहौल और संजीदगी देखना चाहती है। और हमने हमेशा कहा था कि अगर कहीं हमें देखिए, एक स्केप्टिसिज्म मुज़ाकरात के हवाले से पीटीआई के एक पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से हमारा था, मगर हमने हमेशा कहा था कि कोई संजीदा बात होगी, हम एक सियासी जमात है, हम बिल्कुल उसको वेलकम करेंगे। और आपने देखा है कि हुकूमत का एक पॉजिटिव रवैया रहा है आज के पूरे दिन में भी, पिछली मुलाकात के बाद भी। हम चाहते हैं कि अगर कोई मुल्क के लिए बेहतरी का सबब ये बन सकते हैं मुज़ाकरात, तो बिल्कुल होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। आज ही देखिए मेरा ख्याल है कि जो मुज़ाकरात हुए या मुलाकात हुई, हुकूमत तो तैयार थी। और मेरे ख्याल से इससे ये भी अब तासुर दफन हो जाना चाहिए कि हुकूमत संजीदा नहीं थी या हुकूमत कोई ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेगी। इस तरह की बातें भी पिछले दिनों में हम सुनते हैं कि हम कोई खींचना चाहेंगे। हम तो तैयार थे, मगर पीटीआई अपनी अंदरूनी वजूहात की क्यों वजह तैयार से नहीं थी पीटीआई? नहीं, ये तो देखिए वो खुद बता सकेंगे बेहतर। मैं खुद थोड़ा सा हैरान था जी। आज तो हम सोचते थे कि कुछ तहरीरी तौर पर मेज पे रखा जाएगा, बात आगे जी चलेगी। जी, मगर उन्होंने, मैं जी बहरहाल इसके ऊपर मैं इसलिए ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करना चाहता क्योंकि इसकी वजूहात तो या अल्लामा नासिर साहब या यूसुफ सईद साहब बेहतर बता सकेंगे। मगर हम भी कमेटी के, क्योंकि हुकूमत कमेटी के अंदर बैठी हुई है ना, तो आपको पता होगा कि नहीं, हुकूमत तो बैठी हुई थी बात सुनने के लिए, मगर अगर अगले खुद कहें कि हमें एक और मजीद हफ्ता चाहिए, हमने खान साहब से मुलाकात करनी और हमें एक मजीद हफ्ता चाहिए, तो कमेटी तो दोबारा भी मुलाकात, हफ्ते को सुना मुलाकात शायद होनी है, तो मुलाकात के अंदर अगर आपने दोबारा 4 उनके ऊपर आंखें बिठा दी नजर रखने के लिए, वो फिर कहेंगे बात नहीं। साहब वो तो देखिए ना, एक तो मुलाकात इनकी पहले भी हुई है। हम तो चाह रहे हैं कि एक मुस्बत माहौल के अंदर अगर बात आगे चलती है और जिस तरह का माहौल आज रहा है, हम भी चाहते हैं अगले हफ्ते भी इसी माहौल। इमरान खान को छोड़ने की बात आई तो हुकूमत छोड़ने पे तैयार होगी? नहीं, देखिए बात ये नदीम साहब, मैं एक तो जी मैं बड़ा मोहतात होकर इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि अगर एक अच्छा माहौल बन गया है तो हम कमेटी के अंदर जो बात चल रही है उसके हो सकता है ज्यादा अच्छा माहौल हो। नहीं, देखिए नदीम साहब, बात यह कि छोड़ने की बात ये तो नहीं है ना कि कोई चीज़ माबरा आइन या कानून हो। ये भी तो आप मुकदमा चला सकते हैं, कोई ऐसा इशू तो नहीं? नहीं, वो तो देखिए ना, ये तो कोर्ट्स के मामलात हैं। देयर इज अ ट्रायल गोइंग ऑन। ये हुकूमत के फैसले भी नहीं है जो कोर्ट से रिलेटेड मामलात हैं। और दूसरी बात ये अंडरस्टैंड वेरी वेल कि आप कब रिहा कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। नहीं, देखिए बात ये जी कि जो जराइम है वो तो है। अब आज की भी जो आपने बात की कि जो पार्डन हुआ, ये यकीनन खुशाइंद है, एक डेवलपमेंट है। आपको एक मैं मगर का एक फैसल चौधरी का एक शॉर्ट सुना। नहीं, मगर सर इसमें एक इजाजत दे दीजिए वेरी क्विकली कि देखिए, मगर पहले एक एतराफ़ जुर्म हुआ है, एक जुर्म साबित हुआ है, एक शख्स ने तस्लीम किया कि मैंने जुर्म किया मगर मुझे माफ़ी दी जाए। मगर अगर आप ये कहें कि आपने जुर्म ही नहीं किया तो ये इट सेट्स द रॉन्ग प्रेसिडेंट। वो तो आज, और ये भी 1.5 साल किया ना, वो तो पार्डन उनकी है। मेरा तो इमरान पे सवाल था। आज फैसल चौधरी ने जो स्टेटमेंट दिया था सुनाइएगा। आज इमरान खान साहब ने यह वाजे किया कि उनको बिलवास्ता तौर पे बनी गाला में शिफ्ट होने की ऑफर आई थी, तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरे कारकुनान, जब तक मेरे दूसरे रहनुमा जो हैं वो नहीं रिलीज होंगे तो वो अपनी राय की बात नहीं करना चाहते। इसके साथ साथ मैं ये कहता चलूं, पार्टी के जो रहनुमा हैं, मुज़ाकराती कमेटी है, हमारे लिए खान साहब की रिहाई बहुत अहम है। हम चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को बिलवास्ता तौर पर बनी गाला शिफ्ट करने की ऑफर हुई है। आपकी तरफ से ऑफर की गई? देखिए बात ये, सबसे पहले तो ये जुमला तैयार रखना, खाली दोबारा सुनाना है मुझे अकेला। ये जिन मौसूफ की आपने वीडियो चलाई है, ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात भी है। ये इनके भाई हैं, ये वैसी एक रेलेवेंस की तलाश में होते हैं। पीटीआई का हिस्सा नहीं है ऑफिशियली अब, लेकिन ये इमरान खान के वकील हैं। सर बात ये कि या तो ये क्या पीटीआई को इमरान खान को मेरे इल्म में कोई ऐसी चीज आपके इल्म में नहीं है, ये ऑफर नहीं है? मेरे ख्याल से तो कोई ऐसी ऑफर नहीं जी। ख्वाहिश जरूर हो सकती है आपकी। मेरा तो ख्वाहिश नहीं पीटीआई की ख्वाहिश रही है मेरे ख्याल से। मैं इसलिए क्योंकि अब क्योंकि ज्यादा ये बात क्योंकि अब एक मुस्बत माहौल की तरफ बातें चल पड़ी हैं, तो इसलिए मैं गुरेज कर रहा हूँ। नहीं जी, ये तो खैर उनकी एक रेलेवेंस की तलाश थी कि उनकी क्लिप चल जाए, वो चल गई है। इस तरह की बात आगे मुज़ाकराती कमेटी ने बनाई है, बयान उन्होंने सुनाया है, जाती बयान नहीं दिया। नहीं, वो तो बेचारे अब कोशिश कर रहे हैं कि
वापस किसी तरह जिस जमात को छोड़ रहे थे, 4 जमातें छोड़ चुके हैं, वापस तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं रास्ता अंदर। तो चलें, ये उनकी एक पॉलिटिकल, ये इमरान खान का जो स्टेटमेंट इन्होंने बाहर आके सुनाया है कि मुझे बिलवास्ता तौर पर बनी गाला मुंतकिल करने की ऑफर हुई। वाज़ेह है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे। ट्रंप से यही तवक्को है कि वो न्यूट्रल रहें। बाइडन ने जनरल बाजवा के उकसाने पर हमारी हुकूमत में को गिराने की मुदाखलत की, सिविल नाफरमानी की तहरीक के पीछे नहीं हटेंगे। तो दीज थिंग्स जो फैसल कह रहा है वो इमरान खान का बयान आके दोहरा रहे हैं। नहीं, अगर उनका दोहरा भी रहे हैं तो कोई अच्छी बात तो नहीं है। देखिए, बात ये, खान साहब की और भी बातें मैंने सुना है कि आज उन्होंने नेगेटिव की हैं, तो वो खुद ही अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो वो खुद ही इस एफर्ट को जेपटाइज करेंगे। यार ये जुमला दोबारा सुनाए मुझे, तो फिर मैं राजा नासिर अब्बास साहब से इसका जवाब चाहूँगा। बनी गाला वाला दोबारा सुनाइए। आज इमरान खान साहब ने यह वाजे किया कि उनको बिलवास्ता तौर पे बनी गाला में शिफ्ट होने की ऑफर आई थी। तो उन्होंने कहा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, ये कोई इमरान खान को बनी गाला भेजने की कहीं बातचीत का जिक्र हो रहा है? आप तो सारी चीज़ों से बाखबर होते हैं, आपको पता होगा। मेरी पहली बात यह है कि मैं बिलाल साहब मेरे ख्याल में थे जो वो बात कर रहे थे। देखें, इन मुज़ाकरात की टाइमिंग्स को समझें। इनका बहुत अहम वक्त है। इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा मुज़ाकरात की बात करो जब आपने जितना जुल्म करना था कर लिया आपने, यहां तक कि लोगों को अंधेरा करके गोलियां मारी आपने, नहते शहरियों को, अवाम को गोलियां मारी, कत्ल किया उन्हें। अब आइंदा जब लोग आएंगे तो उनको आप तोपखाने से मारोगे या किससे, गनशिप हेलीकॉप्टर से मारेंगे आप उनको? इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर का नाम है। क्या बनी गाला की क्या बात हुई अल्लामा साहब? इमरान बनी गाला का जिक्र कैसे हुआ? वतन दोस्ती का, अच्छा फिर शोर शराबा था, मुहिब्बे वतन होने का सबूत दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं पता कहां से रिपोर्ट पहुंची, हम जब उनसे मिलने गए उन्होंने कहा कि मैं बेवफाई करूंगा अपने दोस्तों के साथ जो एक सत्र लिख के देते और मुझसे उनको जेल से निकाल दिया जाता, वो जेलों में, और मैं जाके बनी गाला बैठ जाऊं। हम कोई रिलीफ नहीं चाहते, कोई एनआरओ नहीं चाहते। सही बनी गाला की ऑफर की गई इमरान को कि नहीं की गई? अल्लामा साहब, बनी गाला भेजने की इमरान को ऑफर की गई? भाई उन्होंने कहा मैंने नहीं जाना है, मीडिया के जरिए पता चला, डान अखबार के जरिए पता चला या किसी और जरिए से पता चला। जब मैं मिला उन्होंने कहा कि मैं सुनने को तैयार नहीं हूं। ये वो इंसल्ट समझते हैं, इसे गाली समझते हैं। लिहाजा इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि इमरान को ऑफर की गई, जब आप मिले तो इमरान ने कहा कि मैं बनी गाला नहीं जाऊंगा, तो इमरान को ऑफर की किसने? ये तो कुछ बता सकते हैं? ये मेरे ख्याल में अखबारों में भी आ रहा था, जगह जगह बातें भी हो रही थी, आपका मीडिया भी बयान कर रहा था। हम जब वहां जाके बैठे, उन्होंने शुरू यहां से किया। उन्होंने ये कहा कि मैंने जो मुझ पर कातिलाना हमले किए गए, मैंने माफ किया सबको, मैं किसी को भी क्या उसे कहते इस हवाले से कुछ नहीं कहूंगा। वो गोलियां मारी गई, अटेम्प्ट की गई इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर। लिहाजा उन्होंने बड़े खुले दिल के साथ इन मुज़ाकरात को, कमेटी बनाकर मुज़ाकरात को शुरू किया है ताकि पाकिस्तान इस मुश्किल से निकल आए, उससे फायदा उठाएं। इमरान खान की सॉफ्ट पावर बहुत कवी है। देखें 90% लोग उसके साथ हैं, पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो। इस वक्त उनसे फायदा उठाएं, जवानों से फायदा उठाएं और पाकिस्तान को सियासी, समाजी, माशी, सिक्योरिटी के बहरान से निकाला जाए। बेहतरीन है, फायदा उठाना चाहिए। अब आप किस दिन जाएंगे अल्लामा साहब? इसको जो दोबारा इमरान खान से मुशावरत करनी है अल्लामा साहब, वो आप किस दिन जाएंगे? हफ्ते वाले रोज मुलाकात का इम्कान है या कब जाएंगे? मेरे ख्याल में या हफ्ते को होगा, फिर हफ्ते को तो मंडे को होगा इस तरह से। अगर हफ्ता ना हुआ तो फिर मंडे को मुलाकात का इम्कान है। तो उसमें जो कंसल्टेशन के लिए नुकात हैं वो तो वही है जो आप पब्लिकली बयान कर चुके हैं, या किसी मजीद बात का भी? मुज़ाकराती टीम का, मुज़ाकराती जो कमेटीज हैं, इनका इजलास नेक्स्ट वीक हर हाल में होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक मुज़ाकराती कमेटी से इजलास भी हर हाल में होगा, लेकिन ये प्रोसेस कंक्लूड भी तो आपने करना है ना एंड ऑफ मंथ से पहले। तो आप कितना जल्दी इसको लेकर कंक्लूड कर सकते हैं, उसके ऊपर मेरी बात सुने। मुज़ाकरात के हवाले से आप में पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। मुल्क को जो डिट्रैक्ट हो चुका हुआ है, असली उसकी पटड़ी पर उसको डालना है, उसको आगे लेके चलना है। सब्र से काम लें, सपोर्ट करें, लोगों में उम्मीद पैदा करें, शुकू को शुबात ना पैदा करें, लोगों को हील करें। और नफ्सियाती मरीज हो चुके हैं, उन पर प्रेशर है, क्या उसे कहते हैं, आप लोगों ने पैदा मुश्किलात का शिकार है वो। उम्मीद आप लोगों ने पैदा करनी है।
आप पुरुमीद मैसेज दें, हम उम्मीद पैदा कर रहे हैं, हम उम्मीद पैदा कर रहे हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है कि बाकायदा उम्मीद को जिंदा रखें इंशाअल्लाह अजीज। और हम तो उम्मीद कायम रखेंगे। हम तो आप लोगों को दरख्वास्त करते हैं हाथ जोड़ के कि मुज़ाकरात से हल निकाल लें। इससे ज़्यादा कुछ जर्नलिस्ट कर नहीं सकता जितना मैं आप लोगों को इंकरेज कर रहा हूँ। 6 माह से कि आपस में बात करें और हल निकालें। बस यूं सुनाओ, जंगें भी होती हैं तो मुज़ाकरात के जरिए फैसले होते हैं, टेबल पर बैठना पड़ता है। जंगें और भी रहते तो बातें बैकडोर चैनल पर बातें हो रही होती हैं। तभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे पाकिस्तानी हैं, अच्छे माहौल में बैठे हैं, अच्छी बातें हुई हैं और चीज़ें जो ज़्यादतियाँ हुई हैं तकरीबन सारे उसको कबूल भी करते हैं कि ये ज़्यादतियाँ नहीं होनी चाहिए और आइंदा के लिए इसका रास्ता रोकना चाहिए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शौकत यूसुफ से भी सुन लूँ मैं कि क्या तहरीक इंसाफ पुरुमीद है कि अगले 1-2 राउंड के अंदर बातचीत नतीजा खेज हो जाएगी, क्योंकि आप आखिर इस महीने से पहले, जनवरी के एंड से पहले इस मामला को कंक्लूड भी करना चाहते हैं? देखिए नदीम साहब, अगर गवर्नमेंट के पास अपना कोई इख्तियार होगा तो शायद मामला सुधर जाएंगे। और ये जो हम कहते हैं ना कि जी इस्टेब्लिशमेंट ये करती है, इस्टेब्लिशमेंट कौन है? वो भी तो पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान से कोई बाहर तो नहीं है। वही इस्टेब्लिशमेंट, सिर्फ ये कि रोल पे इख्तिलाफ हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या होना चाहिए, बाकी तो पाकिस्तानी है। जो इस वक्त मुश्किलात चल रही है पाकिस्तान की, जो बैरूनी दबाव है, जो अंदरूनी प्रेशर है, वो सारे सब कुछ आपके सामने है, पूरे मुल्क के सामने है। कैसा मुल्क का निज़ाम चल रहा है, आवाम को क्या रिलीफ मिल रही है। हम करते हैं उड़ान पाकिस्तान की बात करते हैं, तो उड़ान पाकिस्तान की बात तो आप तब करेंगे जब सियासी इस्तेकाम होगा मुल्क में, जब आपकी जो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। तो एक्सपोर्ट कहाँ से बढ़ेगी आपकी, जब आपके पास कारखाने बंद होने जा रहे हैं, आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास गैस नहीं है, आपके लोग पैसा बाहर निकाल के जा रहे हैं। तो ये पहले तो अपने माहौल को ठीक करना पड़ेगा ना, फिर जाके उड़ान पाकिस्तान कामयाब होगा। तो उसके तो हर किसी की ख्वाहिश है, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि मेरा मुल्क तरक्की करे। तो इस पे देखें, ये एक इशू है, इस पे मेरे ख्याल से पीटीआई तो पूरी कोशिश करेगी कि मुज़ाकरात कामयाब हों, और शायद इसीलिए बड़े वो फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। और पिछले दिनों खान साहब से जो मुज़ाकरात हुए थे, मुशावरत हुई, तो वो पूरी तरह नहीं हो सकी थी। इस दफ़ा कोशिश होगी कि जी मुशावरत पूरी हो जाए, जो मेंबरान भी पूरे हो गए। उस दफ़ा सिर्फ 2 बंदे थे, इस दफ़ा पूरी कमेटी बैठी है। अब इन्होंने एक दूसरे का जायज़ा लिया और अब जाके खान साहब से बात हो जाएगी कि जी उनका रवैया कैसा है, या वो बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वो कैसे इन चीज़ों को ले रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि कुछ पेशरफ्त हो जाएगी। 100% मैं श्योर नहीं हूँ कि बिल्कुल चीज़ें अच्छा, बिलाल साहब चली जाएंगी, लेकिन हुकूमती सतह पे एक सोच होती है ना जी, एक मूड होता है। तो आपकी मूड क्या है हुकूमत का और इत्तेहादियों का कि हमें रिलीफ देकर मामला को तय करना है या इसको ऐसे ही लटकाते जाना है? नहीं जी, देखिए हुकूमत का, हुकूमती इत्तेहाद का मूड और ये है कि जिस चीज़ में भी मुल्क की बेहतरी हो हमने उसको कंसिडर करना है, अपनी ईगो को साइड पर रख के। ये कहना कि कोई मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है या इसके बगैर कुछ नहीं होगा, ये बात भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। आपने पिछले 10 माह में देखा है कि मईशत में अच्छा खासा इस्तेहकाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी देखा है महंगाई की शरह पिछले तकरीबन 7 सालों की कम तरीन शरह आपने भी देखी है जो अभी आई है। पॉलिसी रेट में 9% कमी आई है। IMF का एक प्रोग्राम फाइनलाइज हुआ है। टैक्स सेक्टर के रिफॉर्म आप देख रहे हैं। रेमिटेंसेज में इजाफा देखा है आपने, IT एक्सपोर्ट्स में देखा, ज़र मुबादला के ज़खायर में को हल करने के लिए तैयार है। नहीं जी, देखिए हम चाहते हैं कि जहाँ पे जिस हद तक आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो भी बेहतरी का गुंजाइश जहाँ पे इमरान खान के ऊपर 200 FIRs हैं और वो 200 में से 199 FIRs ऐसी हैं जिसके ऊपर हुकूमत आज चाहे तो वो कैंसिल कर सकती है। साहब देखिए, हम तो इसलिए कहते हैं ना कि आज कुछ कमेटी के अरकान ने भी ये बात की थी मीटिंग से कबल कि आज हम देखेंगे ये चीज़ें सामने रखें तो उसको विद एन ओपन माइंड देखा जाएगा कि व्हाट इज़ प्रैक्टिकल, जायज़ क्या चीज़ है, लीगली पॉसिबल क्या चीज़ है, उसको तो फिर तब स्टडी करेंगे ना। हम उम्मीद कर रहे थे कि आज ये तैयारी के साथ आएंगे। इनकी जमात के एक और साथी मेरे साथ एक और टॉक शो पे थे, उन्होंने खुद वहाँ पे बाकायदा कहा कि वो खुद हैरान थे कि आज इनकी जमात ने एक वक्त और मांगा है। तो ये तो देखिए ये उन पे ओनस है। हम तो विद एन ओपन माइंड बैठ गए हैं। हमने आपसे पहले कहा था कि आप संजीदगी का मुजाहरा करेंगे और तो हम बिल्कुल उस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे और हुकूमत ने बिल्कुल किया है। आज भी आप चाहे वो आपने देखा स्पीकर साहब ने भी मेरे ख्याल से बड़ी अच्छे तरीके से मीटिंग को बांधा। मीटिंग के अख्ताम पे जो बयान चला और अच्छी बात है कि जॉइंट एलामिया एक मीटिंग का निकला जो मेरे नज़दीक बड़ा मुनासिब था। हम अगले हफ्ते का अगर टाइम इन्होंने मांगा है तो उन्होंने मांगा है, मगर हम कोई बात उस पर कर नहीं सकते जब तक ये खुद अपनी तरफ से एक होमवर्क कंप्लीट करके मजीद डिले के बगैर खुद सामने चीज़ें रखेंगे। वी विल टेक ईच स्टेप एज इट कम्स।
और ये मेरे ख्याल से बेहतर भी यही है, जिस तरह यूसुफ जई साहब खुद भी कह रहे हैं कि जी एक एक कदम भून के रखेंगे तो आप द बॉल इज़ इन पीटीआई's कोर्ट, आप चीज़ सामने लेके आएँ। हम चाहते हैं कि इन मुज़ाकरात के अंदर आपके अगर कोई पॉलिटिकल इशूज़ हैं वो भी डिस्कस हो, मगर जो कौमी इशूज़ हैं जिसमें दहशतगर्दी के खात्मे के ऊपर कॉपरेशन, मुआशी इस्तेहकाम या चार्टर ऑफ इकॉनमी की हम बात करते हैं, कुछ बेसिक रूल्स इकॉनमी से रिलेटेड उसके ऊपर एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए जिसके अंदर ओवरऑल जो नेशनल इशूज़ हैं वो एड्रेस होते हुए नजर आए। बिलाल अज़रकियानी साहब, शौकत यूसुफ़ साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, सबका शुक्रिया। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे एहसन इकबाल साहब और उनसे पूछेंगे कि वो इकॉनमी की उड़ान भर के कहाँ जाना चाहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हुकूमत ने इक्तसादी बहाली का एक प्रोग्राम बनाया, उड़ान पाकिस्तान, और उसके मनसूबा साज हैं एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब इससे पहले भी ऐसे मनसूबे बनाते रहे, लेकिन पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल ऐसी है कि 2-4 साल तो हम आगे जाने की कोशिश करते हैं, फिर एक ऐसा सियासी भूचाल आता है, किसी की हुकूमत बना के, किसी के गिरा के, वो मनसूबा एक तरफ रह जाता है और हम किसी और गहरे कुएं में जाके गिरे होते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं एहसन साहब, उनसे पूछेंगे कि ये जो उड़ान पाकिस्तान है वाकई उड़ान भरेंगे या उड़ान भरने से पहले पहिए पंक्चर हो जाएंगे। आपका एहसन साहब बहुत मशकूर हूँ कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है और इनकन्सिस्टेंसी इन पॉलिसीज़ है। आप बहुत खूबसूरत एक मंसूबा मुझे बना के दे देंगे, प्लान 2025 2015 बना के आपने मुझे दे दिया, अगर करने की विल ना हो, नाहल हो, या दरमियान में हुकूमतों के पाँव काट दें तो फिर वो मंसूबा बेड़ा गर्क हो जाता है। पहले इसी पे बता जी नदीम मलिक साहब बिल्कुल ठीक कहा, बल्कि ये जो हमने मंसूबा बनाया इसके अंदर इस बात को रिकॉर्ड किया है कि आप अगर दूसरी जंग अजीम के बाद जितने मुल्क कामयाब मईशत जिन्हें कहा जाता है, जापान है, साउथ कोरिया है, मलेशिया है, चाइना है, वियतनाम है, अब रिसेंटली इंडिया, बांग्लादेश, ये सारे टर्की, इसमें आपको 4 चीज़ें कॉमन नज़र आएंगी। एक पीस, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट के साथ तरक्की नहीं की, हमें अमन बहाल रखना है। दूसरे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तीसरे पॉलिसीज़ को डेकेड लॉन्ग कॉन्टीन्यूटी। पॉलिसी 10 साल से पहले नताइज नहीं देती ना, तो इसलिए 10-10 साल के दौरानिया आपको वहाँ पॉलिटिकल रिजीम्स के भी मिलेंगे जिससे वो कॉन्टीन्यूटी रही। और चौथी कॉन्टीन्यूस रिफॉर्म, चूँकि स्टेबिलिटी कॉन्टीन्यूटी तो इजिप्ट में भी थी लेकिन वो कुछ तब्दील नहीं कर सकी चूँकि उनका कोई रिफॉर्म एजेंडा नहीं था। तो ये 4 चीज़ें प्री रेक्विजिट हैं। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप एक प्लान तो बहुत अच्छा बना सकते हैं लेकिन अगर स्टेबिलिटी नहीं होएगी, कॉन्टीन्यूटी नहीं होएगी तो वो नाकाम हो जाएगा। जैसे विजन 25 हमने शुरू किया और 17 तक वी वर ऑन ट्रैक, लेकिन 18 के भौचाल ने उसको पंचर कर दिया। तो अब पाकिस्तान के पास क्या ये चांस है, क्या ये हमारे लिए स्पेस है कि हम और गलतियां करें? देखिए मैं आपसे सिर्फ ये बात और नाजरीन के साथ भी शेयर करूंगा, 23 साल बाद 2047 में 2 मुल्क इस खित्ते में आज़ादी की 100 साला जश्न मनाएंगे, एक हम और एक हमारा हमसाया मुल्क। हमें तकरीबन अंदाज़ा है कि हमसाया मुल्क का बयानिया क्या होगा। हम अपने बयानिए के बारे में कितने पुरएतमाद हैं, ये सवाल है। अगर हम यकसुई के साथ, देखिए दुनिया जिस तेज़ी से बदल रही है, पाकिस्तान की स्मॉलनेस हमारे हमसाए के मुकाबले में हमारी स्ट्रेंथ है। वी नीड एजिलिटी। जो मईशत ज़्यादा एजाइल होगी वो तेज़ी से आगे भी जा सकती है। सर, आज से 35 साल पहले मनमोहन सिंह ने जिस इंडिया को संभाला था उसका गोल्ड एयरलिफ्ट करके न्यूयॉर्क लेकर गया था। हमारे 90-92 पैसे में उसका 1 रुपया आ जाता था। लाहौर की पान मार्केट से वो ढूंढना पड़ता था, वो करेंसी एक्सचेंज वाले रखते नहीं थे। आज हमारे 4 रुपये और शायद उसका 1 रुपया है। और आज हमारी ये हालत है, हम 1/4 गिर चुके हैं। जी देखिए ना, ये तारीख के हादसे हैं। मरहूम सरताज अजीज़ साहब ने मुझे बताया कि कॉमनवेल्थ समिट कॉन्फ्रेंस पे मनमोहन सिंह उस वक्त भारत के वज़ीर ख़जाना थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि आपने जो रिफॉर्म्स किए हैं, हमारे बिजनेस वाले, प्राइवेट सेक्टर बहुत डिमांड कर रहा है कि जो पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब की इस्लाहात हैं, हमें भी उस तर्ज के ऊपर इस्लाहात दें, तो आप हमें अपनी SROs की कॉपी दें, आपने क्या किया। तो सरताज अजीज़ साहब कहते हैं कि मैंने उन्हें फिर पाकिस्तान की जो रिफॉर्म्स और SROs इशू की थी उनकी सेट मैंने भिजवाया। भारत ने वही पाकिस्तान की रिफॉर्म्स को फॉलो करके डेकेड लॉन्ग स्टेबिलिटी रखी और वो नताइज उनको हासिल हो गए जो हमें हासिल होना चाहिए थे। हमने 2 साल बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ही बरतरफ नहीं की, बल्कि पूरा 90 का अशरा एक म्यूज़िकल चेयर में 2-2 साल की बारियों में कह लीजिए या 2-2 साल के टेन्योर्स में ज़ाय कर दिया। तो अब हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर उस बड़े मकसद के लिए यकसू होना चाहिए कि इस मुल्क में अब फसाद, इंतशार, लॉन्ग मार्च सिर्फ एक, वो इक्तसादी लॉन्ग मार्च। सर, बांग्लादेश ने अपनी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाई थी?
आपको पता है जितना मर्जी वो जी। डिक्टेटर थी, अपने लोगों पे उसने मजालम ढाए हैं, लेकिन उसने एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ाई हैं एक तरीके से, और वो सबका ऑब्जेक्टिव एक था, वो इस्टेब्लिशमेंट थी, वो हुकूमत थी या कोई और थी, बरामदात की राह में कोई रुकावट नहीं। इसीलिए जो हमारा उड़ान पाकिस्तान का 5 ईज फ्रेमवर्क है, इसमें हमने सबसे पहले प्राइमरी फोकस रखा है, कौमी तरजीह नंबर 1 एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बढ़ेगी कैसे? इसके लिए बेशुमार तरीके हैं। लोगों ने देखिए, फैक्ट्रियां बेच के नहीं, हाउसिंग सोसाइटियां देखिए, बना ली हैं। सबसे पहली बात यह कि आज जैसे आप और मैं बात कर रहे थे कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी रखें। दूसरे नंबर के ऊपर हमें एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव्स देने होंगे। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 530 पाकिस्तान की कंपनियां हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, उनमें से सिर्फ 70 हैं जिनकी $10,000 से ज़्यादा एक्सपोर्ट है। हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की आड़ में इतना कंफर्ट जोन बना दिया है कि हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में ही अरबों रुपए बैलेंस शीट पे डोमेस्टिक मार्केट से जब कमा रही हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है बाहर जाके मेहनत करें, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड हैं। हमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी डोमेस्टिक मार्केट को भी कंपेटिटिव करना है, और इनको जो हमारा कॉरपोरेट सेक्टर है बाहर की तरफ भेजना है कि ये ग्लोबल लेवल के ऊपर मल्टीनेशनल्स बने। आज देखिए दुनिया में हर मुल्क दुनिया में मल्टीनेशनल्स पैदा कर रहा है। हमारी जो सबसे बड़ी कंपनी है वो $2 अरब की भी नहीं है। आप खित्ते में जाएं, मलेशिया में देखें, भारत में देखें, 100 200 अरब डॉलर की कंपनीज हैं। तो हमें ये सिमत बदलनी है, और यही वो मकसद है नहीं इस सर, पूरे आपको फ्रेमवर्क का। सोच बदलनी पड़ेगी जी। आपको भी और इस्टेब्लिशमेंट जी, को जी। भी। हमारे पास एक सेक्टर है आईटी जो आपको 10-15 अरब डॉलर अगले 5 सालों में कमा के दे देगा। मैं यहाँ शर्त लिख के देने पे तैयार हूँ। जी। हम पिछले 8 महीनों से उनका बेड़ा गर्क करने के लिए पूरी कोशिश कर ली है। कभी उनका इंटरनेट बंद कर देते हैं, कभी उनको कहते हैं वीपीएन के ऊपर आ जाओ, कभी कहते हैं मछली खा गई है तार। 5G के ऊपर हम लगे हुए हैं 4 सालों से, दुनिया उससे आगे 6G के तजर्बे करने लगी है। नदीम तो साहब जब तक हम अपनी सोच नहीं हाँ, बदलेंगे सही ना, है। लेकिन हम देखिए अपनी ना, इकॉनमी का खुद बेड़ा गर्क आपको करेंगे। ये भी मालूम है कि ये जो साइबर स्पेस है, ये दोनों चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटी भी है, थ्रेट भी है। इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ी जंग लड़ी जा रही है वो भी साइबर डोमेन में लड़ी जा रही है। आप साइबर अटैक के ज़रिए किसी मुल्क के पावर सेक्टर को डाउन कर सकते हैं, उसके फाइनेंशियल सेक्टर को उड़ा सकते हैं। आप साइबर अटैक के ज़रिए, अमेरिका ने कहा जी हमारा सदारती इलेक्शन रूस ने जो है वो हाईजैक कर लिया था। सर हमारी ऑटोमेशन का लेवल नहीं है। नहीं, हमें नहीं, तो सिर्फ उन सॉफ्टवेयर कंपनीज को जो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करके हमें अरबों डॉलर कमा के दे सकती हैं, मलिक साहब, उनकी राह से रोड़े हटाने हैं, हमारा रोड़े बहुत हटाने बड़ा नहीं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त कंप्यूटराइज्ड है। आपका चाहे पावर सेक्टर है, चाहे आपका फाइनेंशियल सेक्टर है, ये पूरा डिजिटल हो चुका है। सो आज हर दुनिया का मुल्क किसी ना किसी तरह से प्रोटेक्शन कर रहा है। जो बिजनेस है, आप देखिए उसको हुकूमत कोशिश कर रही है कि अनइंटरप्टेड सप्लाई रहे, और 34% सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में इंक्रीज हुआ है अभी। ये तो उनकी मेहरबानी है, हमारी उनकी कोशिश नहीं है। मेहरबानी है। और ये, लेकिन अगर ये हालात इतने बुरे होते तो ये 34% नीचे जानी चाहिए थी सर ना। अगर हम रोड़े ना अटकाते तो ये डबल होती। जी इंशाल्लाह, और होगी ये इंशाल्लाह। ये एक टेम्पररी फेज है। इसके बाद क्योंकि हमारे लिए एक्सपोर्ट के बाद दूसरा शोबा ई पाकिस्तान है। हमने ना सिर्फ ये कि इंटरनेट की स्पीड ठीक करनी है, बल्कि उससे बड़ा मसला ये है कि साउथ एशिया में हमारी सबसे कम पेनिट्रेशन है इंटरनेट की सोसाइटी में, यानी कि हम नेपाल से भी पीछे हैं इसके अंदर। तो हमने उस एक्सेस को भी बढ़ाना है। हुकूमत बहुत तेज़ी के साथ फाइबर ऑप्टिक केबल को फैलाने के ऊपर भी काम कर रही है। इसी तरह नौजवानों की डिजिटल लिटरेसी के पहले ऊपर एक काम कर पॉलिसी रहे हैं। लेवल के ऊपर आप बैठ के ना एक मेज के ऊपर SIFC का इजलास होता है ना, ये उस फोरम पे करना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट को साथ बिठाएं और वहाँ कह दें कि आइंदा कोई मछली या इंटरनेट की तार नहीं खाएगी। जी जी। अगर वो तार खाना बंद हो जाएगी तो डबल एक्सपोर्ट हो जाएंगे अगले 2 साल। नहीं, इंशाल्लाह आप बेफिक्र हैं, अनइंटरप्टेड इंटरनेट भी मिलेगी, इंटरनेट की एक्सेस भी मिलेगी, और इसके साथ नौजवानों को बेहतरीन डिजिटल स्किल्स से भी हम अगले सालों में 2 लाख नौजवान हर साल ट्रेन करेंगे। और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी एडवांटेज है हमारे नौजवान। इसी तरह जो हमारे सर एक और बड़ा अलमिया यह है कि आपकी नस्ट यूनिवर्सिटी, आपकी लम्स और IBA और 2-3 और फास्ट यूनिवर्सिटी कर लें, इसके अलावा बाकी जंक तैयार कर रहे हैं। 20,000 क्वालिटी आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर तैयार होते हैं, और 2 लाख आपके वो हैं जो ये कंपनियों को रिट्रेन करना पड़ता है। तो आपको अपने HEC को बताना पड़ेगा कि तनख्वाह इस काम की मिल रही है, इनको प्रॉपर एजुकेशन के लिए ये जो आपने बात की बिल्कुल ये उसके अंदर शामिल है कि एकेडमिक प्रोग्राम्स को इंडस्ट्री की ज़रूरत से अलाइन किया जाए। इसके बारे में एक मीटिंग मैं ले चुका हूँ। अच्छा, और आपको हैरत होगी कि जब हमने वो मीटिंग की इंडस्ट्री के नुमाइंदों की और यूनिवर्सिटीज़ को बिठा के, तो पता ये चला कि करिकुलम में इतना नुक्स नहीं है, टीचरों के पढ़ाने में ज़्यादा नुक्स है। क्योंकि जो टीचर हैं वो 20 साल पुराने नोट्स हैं, जो 15 साल पुराने नोट्स हैं, उनसे पढ़ा रहे हैं, वो नए करिकुलम को फॉलो नहीं कर रहे। सो देयर इज़ अ नीड
फॉर रीट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, जिसके ऊपर अब HEC को कहा है चॉइस ऑफ सब्जेक्ट का भी दखल है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक BSc लेवल पे नहीं पढ़ा रहे, वो अच्छा ये भी आप मशीन लर्निंग नहीं पढ़ा रहे, एक मॉड्यूल रखते हैं और बाकी उनको वो ये भी आप देखिए ना, कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं। 2017 में जो हमारा विजन 2025 था, उसके तहत हमने नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कायम किया, नेशनल सेंटर फॉर बिग डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग कायम किया, नेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेशन रोबोटिक्स कायम किया, नेशनल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी कायम किया, नेशनल सेंटर फॉर GIS एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज कायम किया, नेशनल सेंटर फॉर जीनोमिक्स कायम किया। उनके कंट्रीब्यूशन अब तक क्या? जी बहुत अच्छी। इन सब सेंटर्स ने एक इकोसिस्टम बना दिया है। ये जो आपने बात की ना करिकुलम की, इन्होंने वो करिकुलम बना दिए, वो अफरादी कुव्वत पैदा करनी शुरू कर दी, स्टार्टअप्स करने शुरू कर दिए, एक इकोसिस्टम बन चुका है इनके जरिए और उसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं। अब हमने ये किया, जो पिछली हमारी 16 माह की हुकूमत थी, हर सेंटर को एक 500 मिलियन रुपीज़ का एंडोमेंट फंड भी दे दिया ताकि इनको अच्छा। और इसमें एक जो ख़ास बात है, ये सेंटर किसी एक यूनिवर्सिटी में नहीं है, हर सेंटर के साथ 8-8, 10-10 यूनिवर्सिटियाँ अटैच हैं। सो दिस इज़ लाइक ए नेटवर्क जो नेशनल नेटवर्क है। और इनकी जो लैब्स हैं, कोई दूसरी NED में है, कोई UET लाहौर में है, कोई पेशावर UET में है, कोई कोयटा या खुशदार UET में, कोई ITU लाहौर के अंदर है। ये सब हैरान कुन काम करें। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर है वो सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट उससे अब मिलकर काम कर रही है। तो ये इतने एडवांस इन्होंने कई एप्लीकेशंस बनाई हैं। इसी तरह जो एक हमारा लम्स के अंदर बिग डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग है, उसने अमेजिंग काम किया। तो ये चीज़ें हो रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाइए, यूनिवर्सिटी ऑफ रोबोटिक्स बनाइए, आप वो ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर दुनिया इतना काम कर रही है, उसके ऊपर जाइए, आप दुनिया आगे से आगे जाइए। ये सब सेंटर्स इन तमाम चीज़ों पे, चाहे वो ऑगमेंटेड रियलिटी है, चाहे वो मशीन लर्निंग है, चाहे वो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सब पर काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि और किसी वक्त मैं आपको ये कहूँगा कि आप उन डायरेक्टर्स को बुलाएं इन सेंटर्स के, वो आपको बताएंगे कि कितना अमेजिंग काम हो रहा है। मैं उन सारों को शाबाश दूंगा जिस दिन यहाँ 50,000 बच्चा, वो AI और AR का ट्रेंड बच्चा मार्केट में ऊपर होगा। किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को ये नहीं कहना पड़ेगा कि इसको बूट कैंप जाके रीट्रेन करो। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम इस सिमत में आ जाएंगे। GDP ग्रोथ एक बुनियाद होती है आपकी। अगर गुर्बत मुटानी हो ना, तो आपको 6-7% की ग्रोथ से सस्टेन्ड बेसिस पे 10 साल ग्रो करना पड़ेगा। उसके अलावा पॉवर्टी नीचे नहीं जाती। हम कर रहे हैं अभी पहले क्वार्टर में लेस देन 1%, तो हम कैसे तीन देखिए ना, इस वक्त नदीम साहब आप तो माशाल्लाह इस शोबे के बहुत माहिर हैं। हमारा थोड़ा सा कॉन्स्टेंट अभी 3 सालों में ये है कि हम एक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम में हैं, और वो स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम जो है वो आपकी ग्रोथ को कॉन्स्टेंट करता है, क्योंकि उसमें कुछ हार्ड मेजर्स होते हैं, फिस्कल डिसिप्लिन होता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये है कि हम प्रोडक्टिविटी को अनलीश करें। देखिए पाकिस्तान की हर शोबे में जो प्रोडक्टिविटी है वो लोएस्ट है। मिसाल के तौर पे आप ज़राअत ले लें, जितनी अजनास हम पैदा करते हैं उसमें हम दुनिया में 5वें, 8वें, 9वें, 10वें नंबर पे हैं। लेकिन अगर आप प्रोडक्टिविटी देखें तो बॉटम 1/3 में है। मैं आपको मिल्क डेयरी इंडस्ट्री की मिसाल देता हूँ, उसमें हम 5th बिगेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, लेकिन पर एनिमल यील्ड 1600-1800 लीटर है। दुनिया में 5000-6000 लीटर नॉर्मल हो गई है। इजराइल तो 13,000 लीटर तक भी उसने कुछ बना लिए हैं केसेस। सो मेरा मकसद है कि अगर हम सिर्फ यही इसके ऊपर तवज्जो दें, जिससे हमने लाइफ स्टॉक और जिनोमिक्स का सेंटर बनाया है, उसके ज़रिए अगले 4-5 सालों में ब्रीडिंग के ऊपर तवज्जो दें और अपने एनिमल की जो आउटपुट है उसको बेहतर करें। आप देखिए ना, अगर हम 1500 से 3,000 लीटर पे भी आ जाएं, कितना रूरल पॉवर्टी पे फ़र्क पड़ेगा। एक सिर्फ सेक्टर में आप कितना फ़र्क डाल सकते हैं। इसी तरह गंदम है, कपास है, गन्ना है, इन सब की जो पैदावार है इसकी यील्ड बहुत कम है। और अब हमने ख़ास तौर पे एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि जो हमारे साइंस टेक्नोलॉजी के इदारे हैं, जिसमें अरबों करोड़ों रुपए हमने लगाए हैं लेबॉरेटरी बनाने में, ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने में, इन सब का रुख मोड़ा जाए मईशत की तरफ। अब बजाय ये कि वो प्रोफेसर साहब अपनी इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशन में एक रिसर्च का मकाला शाये करें, उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी कि आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इकोनॉमी, आपकी रिसर्च की कमर्शलाइजेशन क्या है। लेकिन ऐसे सब कुछ चीज़ें मेरी अकल से बाहर हैं। कॉटन हम 15 मिलियन बेल, आज से कितना अर्सा, 10-12 साल पहले 14-15 मिलियन बेल कॉटन पैदा करते थे। अब तक वो 25 मिलियन बेल होनी चाहिए थी, हम 5-6 मिलियन बेल पे आ गए। ये क्यों हुआ है पाकिस्तान? इसकी बड़ी वजह यह है कि हमने जो रिसर्च है उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। हुआ क्या है कि जो BT कॉटन थी इंडिया के अंदर, उसका बीज अनरेगुलेटेड पाकिस्तान में आता रहा, लोग ला के लगाते रहे।
और जो उसको वहाँ पे बीमारी लगी वो हमारे पर भी आ गई, क्योंकि वो अनरेगुलेटेड था, उसको हमने किसी ने तवज्जो नहीं की, लोग प्राइवेटली जाके उसको लेकर आके यहाँ पे बेचते रहे। और इसीलिए अब सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि हमारे जो ज़राअत के रिसर्च के इदारे हैं इनको रीवैम्प करने के लिए अभी प्राइम मिनिस्टर ने 1000 एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स को चाइना भेजने का फ़ैसला किया है, और हम अपने ख़र्चे पे भेज रहे हैं कि चाइना ने अमेजिंग तरक्की की है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अंदर, मॉडर्नाइजेशन के अंदर, कि वो मुख्तलिफ जो शोबे हैं, चाहे वो सीड डेवलपमेंट है, चाहे वो फार्म मैकेनाइजेशन है, या वो दूसरे उनके प्रोडक्शन के मीन्स हैं जिसमें कि वो आपने कंट्रोल्ड टारगेट रखा है कि एनवायरनमेंट में। अगले 5 सालों में हमने कॉटन यील्ड कितनी, मतलब टोटल कॉटन प्रोडक्शन दोबारा 25 को 20 मिलियन बेल्स कहाँ ले जानी है, कोई आपका जी ज़हन में है? इंशाल्लाह इसको लेके जाएंगे। तकरीबन हमारा यही ख्याल है कि पुरानी जो है हमारी 15 मिलियन बेल तक को तो हमें जाना चाहिए ना, जिससे इन हाउ मेनी ईयर्स? आई थिंक इन 3 to 4 years वी शुड बी देयर। आपके पास स्ट्रेटजी क्या है जिससे 15 मिलियन बेल? जैसे मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिसर्च के ऊपर तवज्जो दें, बीज बेहतर करें। फिर एक और इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास अब आ रही है, मिसाल के तौर पे पंजाब में, सिंध में कपास और शुगर केन का आपस में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। बहुत सारा हमारा वो एरिया जहाँ कॉटन बेल्ट में गन्ना लग गया, गन्ना लग गया। अब हमने कच्ची कनाल को दोबारा बहाल किया है, और मैं समझता हूँ कि ये जो बलूचिस्तान की ज़मीन है जो फ़ेज़ 1 से तकरीबन 60,000 एकड़ उससे सैराब होगी, और फेज़ उसको उसी को एक्सटेंड करेंगे तो 1.25 लाख एकड़ हमें और मिल जाएगी। ये 1.25 लाख एकड़ अगर हम कॉटन बेल्ट बना दें तो वो इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, इस पानी के साथ इट इज़ केपेबल ऑफ गिविंग अस वर्ल्ड क्लास आउटपुट। अच्छा, सबसे बड़ा इशू एक वो हमारे इकॉनमी से, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, अभी मेरे नाम ज़हन में रशीद साहब था या क्या उनका नाम था, वो कहते होते थे कि कोई भी इक़्तिसादी तरक्की या GDP ग्रोथ बेमानी है, अगर वो लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी नहीं ला सकती तो हमारा तो 40% से ज़्यादा तो पॉवर्टी लेकर हम बैठे हुए हैं, तो उनकी ज़िंदगी में कैसे बेहतरी आए? देखिए, उनकी मईशत में गुर्बत ख़त्म करने का क्या तरीका है? आपने मईशत का इंजन स्टार्ट करना है, आपने वेल्थ क्रिएशन। देखिए 3 चीज़ें हैं जिन पे एक जदीद मईशत का दारोमदार है। पहला कुलिया ये है कि व्हाट इज़ योर वेल्थ क्रिएशन एबिलिटी। आपने मईशत के अंदर दौलत की पैदा होने की सलाहियत को इजाफा करना है, सनत से करना है, ज़राअत से करना है, सर्विसेज सेक्टर से करना है, क्रिएटिव इंडस्ट्री से करना है, ब्लू इकॉनमी से करना है, जो भी हमारे पास ज़राए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो आप दौलत पैदा करते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी फेयर है, क्योंकि अगर उससे नाहमवारी हो तो वो भी एक मर्ज आपका और पैदा हो जाता है, नेकी बर्बाद और गुनाह लाजिम, क्योंकि वो नाहमवारी आपको सोशली और पॉलिटिकली डिस्टर्ब कर सकती है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि उसके कोई एक्यूमुलेशन ना हो और नाहमवारी ना हो। तीसरी चीज़ बड़ी अहम है कि आपने अगर कामयाबी हासिल कर ली, हाउ विल यू सस्टेन इट? दैट कैन ओनली हैपन थ्रू प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड इनोवेशन। ये 3 ड्राइवर्स हैं कंपेटिटिवनेस के। आज दुनिया में आलमी मुसाबकत है। हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें हम इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के साथ मिलकर इन तीनों चीज़ों पे काम करेंगे, और एक नेशनल लेवल पे प्रोडक्टिविटी अवार्ड शुरू कर रहे हैं कि हमारे अंदर, देखें, पैदावार हम समझते हैं, पैदावारियत को हम नहीं समझते। यानी कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में फ़र्क है। आप कितने इनपुट से कितनी ज़्यादा आउटपुट लेते हैं, ये प्रोडक्टिविटी है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहें जी मैंने 100 मन कपास पैदा करनी है, चाहे वो 10 एकड़ से हो, तो वो एक पैदावार है। लेकिन वही 100 मन अगर आप 5 एकड़ से लें तो ये आपकी पैदावारियत में इजाफा है, प्रोडक्टिविटी में इजाफा है। उस तरफ हमारी तवज्जो है कि हम अपनी प्रैक्टिसेस बेहतर करें। हमारी अभी भी बड़ी एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस प्रिमिटिव हैं, फार्म मैकेनाइजेशन अभी भी बहुत लो है। सर, एक और बड़ा एरिया जो हमारे लिए चैलेंजिंग है और साल से है, इंडिया और चाइना के नंबर देखता हूँ FDI के, तो वो आसमान पे खड़े हैं, और हमारे यहाँ FDI वो हम हाथ जोड़ के चीनियों से कुछ थोड़ी बहुत कहते हैं आ जाओ, या सऊदी अरब के पीछे काफ़ी अरसे से हाथ जोड़ के खड़े हैं कि यहाँ एक वो रिफाइनरी लगा दो। इस तरीके से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आती है, बाकियों को हम ड्रा ड्रू के भगा देते हैं पाकिस्तान में। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी इन्वेस्टर जो है ना, वो इस वक्त $2 ट्रिलियन जो है, $2 ट्रिलियन वो ग्लोबल में, पूरे ग्लोब में फ्लोट कर रहा है। सारी ऑयल एंड गैस कंपनियां पाकिस्तान से भाग गई। सारियां जो मेडिसिन की कंपनियां थी पाकिस्तान से, मल्टीनेशनल, सारियां भाग गई। क्यों? हमारी हरकत, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। ये वो 2 मर्ज हैं जिनको हमें अगर इलाज नहीं करेंगे तो सोने की पॉलिसियां बना लें, कुछ नहीं होगा। इसका इलाज का हमारे पास अभी तक कोई तरीका नहीं है। इसका है, अब मेरा ख्याल है हमारी सोच बदलनी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान में जितनी खराबी पैदा हुई ना, उसकी बड़ी वजह यह थी कि जो 3 ताकत के सतून थे वो हमेशा मिसअलाइंड रहते थे। अभी भी मिसअलाइंड। अब मुझे उम्मीद हो चली है, दुआ करनी पड़ेगी। हाँ, नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल लीडरशिप, अदलिया, ये तीनों
कम से कम अब उस सेंस में है कि पाकिस्तान हैज़ ए चैलेंज और इसको हम लड़के नहीं कर सकते। हमें आपस में एक अलाइनमेंट के जरिए मुल्क के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन होकर आगे चलना और एक पॉजिटिव सिनर्जी क्रिएट करनी है। पूरी दुनिया कहती है कि यहाँ ऑफशोर में, खुजदार में, इन इलाकों में ऑयल एंड गैस रिच है, हम वहाँ एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते। जी जी, वहाँ इन्वेस्टमेंट ना खुद करने की पोजीशन में, ना फॉरेन कंपनी को लाग बिठा सकते। हाँ जी। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि सबको मिलकर इस मुल्क में अगर हम स्टेबिलिटी को बरकरार रखें, पॉलिसीज़ को 10 साल का दौरानिया दें, पाकिस्तान अगले 10 सालों में हर मुल्क को बीट कर सकता है। इतना पोटेंशियल है हमारे लोगों में। आप देखें ना, हमें पढ़ा दिया गया है, हमारी सेल्फ इस्टीम तबाह कर दी चोर डाकू करके। आप पाकिस्तान से बाहर जाएं, मिडिल ईस्ट में जाएं, यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, तीसरी मुल्क से पूछें यार पाकिस्तानी कैसे लोग हैं, वो दो चीज़ें कहेगा, मेहनती हैं और बड़े ज़हीन हैं। सर यहाँ बयानिया था चोर डाकू का, यहाँ बयानिया था मोदी के यार का, यहाँ बयानिया था नया पाकिस्तान बनाने का, और अब ताज़ा तरीन बयानिया है यहूदी के एजेंट का। अगर हमें अकल ना पहले थी ना अकल अब है, हमें इससे आगे ना निकले तो हमें पछताना पड़ेगा। हमारा बच्चा बाहर जा इसलिए रहा। हमें बयानिया अपनाना पड़ेगा कारकर्दगी का, डिलीवरी का, कि हम सियासत को सोशल मीडिया का ड्रामा ना समझें कि जिस तरह आप फिल्म को देख कर रोते हैं और हंसते हैं लेकिन उसका ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत को सोशल मीडिया का एक सोप ऑपरा बना दिया गया। पाकिस्तान की सियासत को ग्राउंड के ऊपर हकीकत के साथ कारकर्दगी के ऊपर होना चाहिए। अगर कोई अच्छा कर रहा है वो कंटिन्यू करे, अगर कोई अच्छा नहीं कर रहा उसको डिसकंटिन्यू कराया जाए। आखिरी सवाल पूछ लूँ, सोशल मीडिया के बयानिया का, बयानिया से तो जवाब दे दें वो ठीक है, लेकिन इंटरनेट की तार काट के जवाब दें तो वो ठीक नहीं है। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ थे जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।